सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। बेंजामिन नेतन्याहू यानी बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल के ताकतवर सियासी रहनुमाओं और सियासी शख्सियात में शामिल होते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू 1996 में पहली बार इसराइल के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए और 1999 तक इसराइल के वज़ीर आज़म रहे। वो 2002 से 2003 तक इसराइल के वज़ीर ख़ारजा रहे। 2003 से 2005 तक इसराइल के वज़ीर ख़जाना रहे। 2009 में बेंजामिन नेतन्याहू दूसरी बार इसराइल के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। 2013 में वो तीसरी बार इसराइल के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए और 2015 में चौथी बार इसराइल के वज़ीर आज़म बने और वो इस वक्त भी इसराइल के वज़ीर आज़म हैं। यानी आप कह सकते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल के तवील तरीन अरसे तक वज़ीर आज़म रहने वाले शख्स हैं और इसराइल की ताकतवर तरीन शख्सियत हैं। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की अहलिया के खिलाफ फ्रॉड, कौमी खजाने से रकूम को ज़ाती मकासद में उड़ाने और लोगों के एतमाद को ठेस पहुंचाने के इल्ज़ामात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। उन पर एक इल्ज़ाम यह भी था कि उन्होंने कौमी खजाने से रकूम को कैसरिया में वाक़ अपने ज़ाती विला में बाग के फर्नीचर की खरीदारी और बिजली के निज़ाम को बेहतर बनाने पर खर्च किया। सारा नेतन्याहू यानी खातून अव्वल पर एक इल्ज़ाम यह भी आयद किया गया था कि उन्होंने 2009 से 2013 के दरमियान सरकारी रिहाइशगाह की खाली बोतलों के एवज मिलने वाले $1000 अपनी जेब में डाल लिए, हालांकि यह रकम कौमी खजाने में जमा कराई जानी थी। पुलिस ने वज़ीर आज़म की अहलिया सारा नेतन्याहू यानी खातून अव्वल से बगैर किसी दबाव के तफ्तीश शुरू कर दी। मजमूई तौर पर पुलिस ने खातून अव्वल से घंटों तफ्तीश की और सारा नेतन्याहू को तफ्तीश के लिए नेशनल फ्रॉड स्क्वाड के मरकजी दफ्तर भी तलब किया गया था। सारा नेतन्याहू पर वज़ीर आज़म की सरकारी अकामत गाह में फजूल खर्ची से काम लेते हुए खुसूसी बावर्चियों से खाने तैयार करवाने पर कम से कम $1 लाख की रकम जायद खर्च करने पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। इसराइली वज़ीर आज़म की अहलिया मकबूजा बैतुल मक़दस में एक मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होती रही। पुलिस तफ्तीश की तफसील गाहे बगाहे मीडिया को अफशा करती रही। 2 रोज पहले सारा नेतन्याहू इसराइली अदालत में पेश हुई और इसराइली वज़ीर आज़म की अहलिया सारा नेतन्याहू को एक जुर्म साबित होने पर प्ली बारगेन की मद में $15,000 जुर्माने की सजा सुना दी गई है। एक तरफ पाकिस्तान में करप्शन से जायदादें बनाई गई, सरकारी ठेकों और मंसूबों में से किकबैक्स जैसे बड़े जुराइम का इर्तिकाब किया गया, टैक्स चोरी जैसे बड़े जुर्म का इर्तिकाब किया गया, रिश्वत का बाजार गर्म रहा, नौकरियां बांटी गईं, कौमी खजाने से रिश्तेदारों और दोस्तों को नवाजने जैसे जुराइम का इर्तिकाब किया गया। जबकि दूसरी तरफ आप दुनिया के मुहज़्ज़िब ममालिक का निज़ाम इंसाफ देखें कि न सिर्फ इसराइल बल्कि यह दुनिया की तारीख का पहला वाक़या है कि एक वज़ीर आज़म की बीवी को, खातून अव्वल को, सिर्फ इतने से मामूली जुर्म पर सजा सुनाई गई कि उसने खाना सरकारी शेफ के बजाय सरकारी खर्च पर प्राइवेट शेफ से क्यों तैयार करवाया। इससे पहले भी 2016 में जब नेतन्याहू वज़ीर आज़म थे तो सारा नेतन्याहू को एक घरेलू मुलाजिम की शिकायत पर $47,000 का जुर्माना किया गया था। यह है वो रूल ऑफ लॉ, जिस रूल ऑफ लॉ ने इसराइल जैसी इलेजिटिमेट रियासत को, जिसको दुनिया उस तरह रियासत मानने को तैयार नहीं है, जिसने मुसलमानों की सरजमीन और क़िबला अव्वल पर कब्जा करके एक रियासत का वजूद कायम किया। यह रूल ऑफ लॉ है कि आज इसराइल बावजूद इसके कि एक इलेजिटिमेट स्टेट है, वो आज दुनिया में अपना वजूद कायम किए हुए है। पाकिस्तान में ये रूल ऑफ लॉ कैसे आ सकता है? मेरे साथ जो 3 शख्सियात मौजूद है, रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा, ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, रुकन कौमी असम्बली, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में होंगी। नज़ीर लगारी साहब, पाकिस्तान के इंतहाई जय्यद मोतबर सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार, हमारे साथ मौजूद होंगे कराची से, आपका बहुत शुक्रिया। और बाबर डोगर साहब,
हमारे ब्यूरो चीफ हैं, इंतहाई सीनियर सहाफ़ी हैं, को गुज़श्ता 2 दहाइयों से ज़ायद का इनका सहाफ़ी तजुर्बा, हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से बाबू डोगर साहब। आपका भी बहुत शुक्रिया। नज़ीर लगारी साहब, सर आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है सर, बहुत शुक्रिया आपका। लगारी साहब, ये तो एक बहस है कि ये इंतकाम है या एहतसाब है, इसमें दोनों तरफ से दलाइल मौजूद हैं। कुछ लोग समझते हैं कि वाकई इंतकाम हो रहा है, एहतसाब नहीं हो रहा, कुछ कहते हैं नहीं वाकई एहतसाब हो रहा है। लेकिन इस बहस को एक लम्हे के लिए अगर एक साइड पर रखें तो ये बहस तो होनी चाहिए कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, अक्रॉस द बोर्ड हो, करप्शन का खात्मा हो, शफाफियत होनी चाहिए गवर्नेंस के अंदर। मैं सबसे पहले तो आपको आपकी कंसिस्टेंसी पर मुबारकबाद देता हूं कि बदतरीन हालात में और नामुवाफिक कंडीशंस में आपका जो कंसिस्टेंसी है इस इशू पर और अपने आप को इससे कमिटेड रखना है, वो एक बहुत ही बड़ी चीज है। और जब अपनी उम्र से कम नौजवानों को मैं इस हालत में देखता हूँ तो मुझे दिली खुशी होती है कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और बेहतरी की तरफ जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला ही ये है कि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है और हम जो हैं वो अपनी सोसाइटी में वो नहीं कायम कर सके हैं सिस्टम जो हमें आगे ले जाए और जिसके जरिए हम जो है इस पूरी कौम को और मुल्क को आगे ले जा सकें। सिर्फ एक जगह खराबी नहीं है, करप्शन मौजूद है, सियासी अमल में करप्शन मौजूद है, अदालती अमल में करप्शन मौजूद है, इंतजामी अमल में करप्शन मौजूद है और कोई ऐसा शोबा नहीं है जहां पर करप्शन ना हो और जहां पर जो है वो मुल्क को ले जाने के लिए आगे ले जाने के लिए तो बेहतर काम हो रहा हो। तो हमें जो है देखना ये है कि हम कहाँ अपनी गलतियां कर रहे हैं। हमारी बुनियादी गलतियां हमारे सिस्टम के अंदर हैं और हमारा सिस्टम जो है किसी जगह पर भी ठीक नहीं है। ना यहाँ पर एफआईआर दर्ज करने वाला ठीक एफआईआर दर्ज करता है, ना इन्वेस्टिगेशन करने वाला ठीक इन्वेस्टिगेशन करता है, ना ट्रायल ठीक बुनियाद पर होता है, ना वकील ठीक बुनियाद पर खड़ा होता है, ना अदालत में बैठा हुआ जज इंसाफ के तकाजे पूरे कर रहा होता है। इंसाफ कहीं भी नहीं होता, रूल ऑफ लॉ कहीं भी नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि जज बाहर से आवाज लगा कर कहे कि जनाब मैंने तो आपकी वजह से ये फैसला किया है। तो हम तो इस तरह की चीजों को देखते हैं और ऐसी सूरत हाल में हम लोग जो है इंसाफ देखते हैं। अगर ये सूरत हाल कता कलामी की माजरत सर, आप रूल ऑफ लॉ की ये तब्दीली सरकार में भी आप हालत ये देखें कि एक वफाकी वजीर एक पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी को घौंसा मारता है भरी बज़म के अंदर और एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है जी, और उसमें कहीं से भी एहसास नदामत होती है, एहसास शर्मिंदगी होता है हुकूमत की सतह पर और हुकूमत कभी इस बात को महसूस करती है कि हम एक संगीन गलती के जुल्म के मर्तकब हुए हैं और इंतहाई मोतबर सहाफ़ी को, अच्छा सहाफ़ी समी साहब तो बड़े सहाफ़ी हैं, मैं कहता हूँ किसी आम से आदमी को भी किसी वजीर का क्या मनसब है कि वो जो है इस तरह महफिल में जाकर महफिल में या तन्हाई में घोंसा मारता फिरे और उनको किसी की भी तौहीन करे, तजलील करे। तो ये इसको कहते हैं कि जो रूल ऑफ लॉ मौजूद नहीं होता है तो फिर इस तरह की चीजें होती हैं, ताकत का इस्तेमाल होता है और ताकती कानून बन जाता है। तो इस सारी सूरत हाल में हमें इन चीजों को जरूर देखना है कि बहुत से शोबे हैं, हम एक शोबे को तो पकड़ लेते हैं कि हमारे सियासी अमल में शरीक लोग जो हैं वो किस तरह के जराइम कर रहे हैं और यकीनन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने इंसाफ देना है वो इंसाफ दे रहे हैं, बिल्कुल जिनने इंसाफ मांगना है वो इंसाफ मांग रहे हैं, जिनने पूरे का पूरा केस तैयार करना है वो केस तैयार कर रहे हैं। यही होता है तरीका कि जाकर अब जब अदालतों में जाएं तो अदालतें कहें कि नहीं जी इसमें तो कुछ साबित ही नहीं हुआ है, छोड़कर और लोग जो हैं बेल भी ले लेते हैं, फ्री भी हो जाती है। बजा फरमाया सर, बजा फरमाया। रुमीना साहबा, ये मैंने इसराइल की मिसाल आपके सामने रखी है, इंतहाई मामूली जुर्म, यानी जैसे पाकिस्तान में आपकी लीडरशिप हो, पीपल्स पार्टी हो, ANP हो, JUFA हो, कुछ PTI में लोग, हर पार्टी के अंदर सियासतदानों के ऊपर, इवन के परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत के ऊपर भी बड़े संगीन किस्म के करप्शन के, बदउनवानी के, डिसऑनेस्टी के, मिसयूज़ ऑफ पब्लिक ऑफिस के, मिसयूज़ ऑफ नेशनल एक्सचेकर के इल्ज़ाम, बड़े बड़े इल्ज़ाम। लेकिन यहाँ पे कोई उस तरह से एहतसाब नहीं हो सका। ये एक मामूली सा जुर्म किया है। इसराइल जैसे ताकतवर मुल्क, यहूदियों का इतना ताकतवर मुल्क, अमरीका की आंख का तारा,
इल्जाम सिर्फ इतना है कि उसने सरकारी बावर्ची के बजाय एक प्राइवेट बावर्ची से खाना बनवाया, $15,000 की सजा सुना दी गई। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में दावत देने के लिए, एंड आई एम सो सॉरी कि मैं पहुंच नहीं पाई बिकॉज ऑफ वन सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी। जहां तक बात है रूल ऑफ लॉ की और कवानीन की, मैं समझती हूँ कि जहां तक अगर इसराइल की बात है, डेफिनेटली बहुत एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है कि वहां पर जो सजा दी गई। तो मेरे ख्याल में इसी तरह से अगर हम पाकिस्तान में भी देखें तो पाकिस्तान में हमें नजर आ रहा है कि बहुत सारी चीजें हुई, जैसे कि हमारे ही दौरे हुकूमत में जो गुज़श्ता था उसके अंदर जिस तरह से नैब ने अपना काम शुरू किया, इंक्वायरीज हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो चीज बहुत ज्यादा में दिखने में आती है कि शायद सिर्फ हमें अभी एक ही तबका जो है वो नजर आ रहा है कि वो करप्ट है। तो अगर ये सिस्टम जो है, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ सियासतदान हो, तमाम लोग जो भी कोई करप्शन करता है उसको पकड़ना भी चाहिए, उसको सजा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि रूल ऑफ लॉ से तो कोई बेबाक नहीं है ना। तो मेरे ख्याल में जहाँ कहीं पर भी कानून की बात है, कानून की अहमियत जो है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि डेफिनेटली अगर कहीं पर भी कोई गलत करता है तो वो सजा का मुर्तकिब है। बिल्कुल ठीक। बाबर ठोकर साहब, क्या हालात आपको नजर आ रहे हैं? सर, वज़ीर आज़म साहब ने आज हुसैन असगर साहब एक बड़ा मोतबर नाम है, डीजी एंटी करप्शन भी रहे हैं पंजाब में, और बहुत जो अपराइट और डेड ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स पाकिस्तान में, उनमें उनका नाम शामिल होता है। इससे पहले बहुत सारे इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में भी उनको बहुत सारे आम मुकदमात की तफ्तीश सौंपी गई थी। हुसैन असगर साहब को लगा दिया है उन्होंने उस कमीशन का सरबराह, जिस कमीशन का इमरान खान साहब ने, जिसका ऐलान उन्होंने किया था बजट अनाउंस होने के बाद, जो कमीशन तहकीकात करेगा 10 साला जो 2008 से लेकर 18 तक जो कर्जे लिए गए, लेकिन अभी तक मजीद इसके TOR जो हैं वो वाजे नहीं हो सके कि इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर इस कमीशन को और कौन कौन सा मैंडेट देंगे, इसके अलावा ये जो कर्जों की तहकीकात है। सबसे पहले हुसैन असगर की जो अपॉइंटमेंट है, मेरा ख्याल है कि इसको वेलकम करना चाहिए। हुसैन असगर PSP ऑफिसर हैं, ग्रेड 22 में रिटायर हुए हैं। इससे पहले DG एंटी करप्शन पंजाब वो थे जब वो रिटायर हुए। मुझे पता है कि वो बंदा किसी दबाव में नहीं आने वाला, उस पर कोई करप्शन का दाग नहीं है, उस पर आज तक कोई किसी प्रेशर को वो एंटरटेन नहीं करता। बीइंग DG एंटी करप्शन बाबर ठोकर कथा कलामी की प्रोग्राम था, वो ये चाहते थे कि उनको बाबर ठोकर अगर वज़ीर आज़म या वज़ीर इमरान खान साहब की हुकूमत हुसैन असगर को चाहे, यानी हुसैन असगर पर दबाव डाले कि हुसैन असगर जो है वो हुकूमत के इशारों पर चलें और ऑपोजिशन की आर्म ट्विस्टिंग करें, तो आपको लग रहा है कि हुसैन असगर नहीं करेंगे? मैं आपको यही बता रहा हूं कि बीइंग DG एंटी करप्शन, चीफ मिनिस्टर पंजाब उनके खिलाफ हो गए, चीफ सेक्रेटरी पंजाब उनके खिलाफ हो गए, कुछ उन्होंने ऐसे स्टेप्स लिए, कुछ ऐसे लोगों पर हाथ डाला जिससे चीफ मिनिस्टर पंजाब शदीद नाखुश थे, चीफ सेक्रेटरी पंजाब उनसे शदीद नाखुश थे, लेकिन उन्होंने इनका प्रेशर लेने से इनकार कर दिया। खान साहब का ये वादा था हुसैन असगर से कि उनको 3 साल मुसलसल DG एंटी करप्शन लगाया जाएगा पंजाब में, लेकिन चीफ मिनिस्टर पंजाब जो थे उन्होंने इस फैसले की शदीद मुखालफत की और खान साहब से कहा जी कि ये बंदा हमें नहीं चाहिए। उस पर खान साहब ने इनको अल्टीमेटली DG एंटी करप्शन की बजाय डिप्टी चेयरमैन नैब लगा दिया। तो एक चीज़ की तो मैं वजाहत कर दूं, मेरे उनके बड़े बेताशा बैचमेट्स, कुलीग्स उनके मेरे अच्छे दोस्त हैं, खुद मैं हुसैन असगर साहब से बेताशा दफा मिल चुका हूं, लेकिन वो किसी प्रेशर में आने वाला बंदा नहीं है। अगर खान साहब ये समझते हैं कि वो उसको प्रेशर से अपनी मर्जी का रिजल्ट निकलवा लेंगे, तो यकीन जाने कि हुसैन असगर से अपनी मर्जी का प्रेशर डालकर उनसे अपनी मर्जी की चीज़ें नहीं निकलवा सकते। वो बंदा मेरिट पे काम करेगा, उसके कोई हैंगअप्स नहीं है, उसके कोई कपबोर्ड में स्केल्टन्स नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, उसने शादी की नहीं, कोई ऐसे इश्यूज है नहीं है, वो बड़ा सिंपल और सादा ज़िंदगी गुजारने वाला आदमी है। तो मुझे ये उम्मीद है कि उसके होते हुए जो करप्शन की जो इंक्वायरीज हैं, जो TORs हैं, उसके मुताबिक वो काम करेगा। इससे आगे पीछे वो नहीं होगा। ना खान साहब अगर ये चाहते हैं या उनकी कैबिनेट चाहती है कि कोई उन पर प्रेशर डाल के कोई अपनी मर्जी की चीज़ मनवा लेंगे, तो यकीन जाने के वो नहीं मनवा सकते। ये मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ। अच्छा। बहुत कम आप किसी के बंदे के बारे में इस तरह की बात कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में आप किसी उसके कुलीग से बात कर लें,
किसी भी उसके साथ उसके बताया से बात कर लें, वो आपको यही कहेगा कि हुसैन असगर को प्रेशर में नहीं लाया जा सकता। बिल्कुल सही। लगारी साहब, आप कैसे देखते हैं ये जो अपॉइंटमेंट हो गई है, जो वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था कि वो करेंगे, इसमें अगर इसका स्कोप बढ़ाते हैं वज़ीर आज़म, यानी आगाज़ में तो था कि ये सिर्फ 2008 से लेकर 18 तक लिए गए कर्जों की तहकीकात करेगा, लेकिन अगर वज़ीर आज़म इसका स्कोप बढ़ा देते हैं, करप्शन के जो मुख्तलिफ स्कैंडल्स हैं उनकी तहकीकात भी ये कमीशन शुरू कर देता है, मिस यूज़ ऑफ पब्लिक ऑफिस की तहकीकात भी शुरू कर देता है, इस किस्म के अगर मामलात भी अगर ये कमीशन टेकअप करता है तो ये मुतनाज़ा तो नहीं होगा? एक तो ये है कि हुसैन असगर का जिस तरह से बाबू डोगर साहब कह रहे हैं, उनके ऊपर सवाल उठाना या उनके ऊपर उंगली उठाना मेरे ख्याल में इंतहाई मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। कोई ऐसा नहीं कर सकता है। जो लोग भी हुसैन असगर को जानते हैं या जो नहीं भी जानते हैं, उनके ऊपर उंगली कोई नहीं उठा सकता। सबसे पहली बात यह है कि कोई शख्स उन्हें मरूब नहीं कर सकता, कोई शख्स उन्हें मुतासिर नहीं कर सकता, कोई शख्स उनको दबाव में नहीं ला सकता, कोई शख्स उन्हें डिक्टेशन नहीं दे सकता। वो जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस होंगे वो लीगल होने चाहिए, जो उनको काम दिया जाए वो लीगल होना चाहिए, लीगल ज़राए से होना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए, सिस्टम के थ्रू होना चाहिए। और बाकी तमाम चीज़ों पर आप अदम एतमाद का इजहार कर सकते हैं। आप हुकूमत में शामिल लोगों पर, अपोजिशन में शामिल लोगों पर, अदलिया में शामिल लोगों पर, इंतज़ामिया में शामिल लोगों पर, मुकन्ना में शामिल लोगों पर, आप बहुत से लोगों पर आप एतराज़ कर सकते हैं। हुसैन असगर पर आप जो है वो सवाल नहीं उठा सकते, उन पर कोई एतराज़ नहीं कर सकते। सबसे पहली बात यह है कि बतौर फ़र्द मैं उन्हें जानता हूँ, जितना मैं जानता हूँ, जितना मेरे इल्म में है, हुसैन असगर किसी से डिक्टेशन नहीं ले सकते और उन्हें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। हुसैन असगर ASP से लेकर IG बनने तक मैंने उन्हें देखा है कि वो दफ्तर में वहीं बिस्तर बिछाकर सोते रहे हैं, वो अपने घर में जाकर कभी भी नहीं सोए हैं। और छुट्टियों पर अगर घर पर गए हैं तो मैंने उनको रेलवे के लिए टिकट बुक कराते हुए 22वें 23वें नंबर पर देखा है, लाइन में खड़े हुए। वो कभी भी क्यू के बगैर उन्होंने नहीं जाकर टिकट लिया है और अपनी लाइन में जाकर बजाते खुद अपने लिए, ये नहीं कहा है कि मैं DIG हूँ, मैं SSP हूँ, जाओ मेरे लिए टिकट लेकर आओ। और ऐसे टिकट आ जाते हैं कि वो हैरान हो जाते हैं कि मैंने तो बस का या रेल का मांगा था, ये जहाज़ का टिकट आ गया है। तो ऐसा नहीं हुआ। और वो जिस भी क्लास में सफ़र करते थे वो खुद जाकर लाइन में लगते थे और वहाँ से जाकर टिकट लेते थे। ये एक बार का नहीं, मेरे बहुत से दोस्तों का मेरा ज़ाती तजर्बा है जो मैंने देखा है उन्हें। और वो अपने दफ्तर में ही सोते रहे जब तक रहे। मैंने बतौर IG भी उन्हें देखा है दफ्तर में सोते हुए, बतौर SSP और SP भी देखा है उनको दफ्तर में सोते हुए। तो मेरा अपना तजर्बा ये, एक बड़े वज़ीर आज़म थे इस मुल्क के, उनके बेटे ने जब ट्रैफिक वायलेशन किया था तो किस तरह से उन्होंने उसकी दुर्गत बनाई थी और किस तरह से उसको सिखाया था कि कानून जो है वो सबसे बड़ा होता है, कोई ओहदा बड़ा नहीं होता है, कोई वज़ीर आज़म बड़ा नहीं होता है, कानून ही सबसे बड़ा होता है। और उसको समझाया था और उसको अच्छी तरह से समझाया था। और मेरे ख्याल में वो समझे या ना समझे अलग बात है, उन्होंने समझाया था। तो हुसैन असगर के बारे में बहुत सी चीज़ें बहुत से लोग जानते हैं और मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। मुझे बहुत बाद में जाकर पता चला था कि ये उनका ताल्लुक़ मुल्तान से है और वो जो है गर्देजी फैमिली से हैं। लेकिन उन्होंने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की तरफ से जब ये यूसुफ रज़ा गिलानी पर एक कमीशन बनाया जा रहा था कि जो उन्होंने ख़त क्यों नहीं लिखा, तो हुसैन असगर ने ये कहकर मना कर दिया था कि गिलानी और गर्देजी का मामला है, अगर मैंने इनके हक़ में फ़ैसला किया तो कहा जाएगा कि मुल्तान के आदमी के साथ रियायत की गई है, और अगर मैंने ख़िलाफ़ फ़ैसला किया तो कहा जाएगा कि गर्देजी ने गिलानी के ख़िलाफ़ फ़ैसला किया है। मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ। और उन्होंने बाज़दा तरीके से एक तरफ हो गए थे। लेकिन इसके अलावा उन्होंने जहाँ भी कानून का मामला आया है उनके लिए सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन कानून ही रहा है। ये इंतखाब लाजवाब है और बेहतरीन है, लेकिन ये सारा कुछ कानूनी ज़राए से होना चाहिए और कानूनी तरीके से होना चाहिए, बाकायदा लेजिस्लेशन से होना चाहिए। अगर ऐसे ही एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से किया गया शायद काम तो हो जाएगा, लेकिन सवाल उठेंगे। और सवाल जब उठेंगे तो शायद मैं भी सवाल उठाऊंगा कि क्या आपने लेजिस्लेशन का प्रोसीजर पूरा किया था या नहीं किया था, कानून के मुताबिक आपने एक कमीशन बनाया था या नहीं किया था, कानूनी तकाजे पूरे किए थे या नहीं किए थे, तो ये सारी चीजें रहेंगी। लगार साहब, ये जो कमीशन बनाने का जो एक्ट है पाकिस्तान के आइन कानून के तहत, उसी के तहत हुकूमत ने कमीशन बनाया, वफाकी काबीना ने फैसला किया
तो फैसला तो ये फिर आइन और कानून के मुताबिक ही हुआ ना, फिर पार्लियामेंट से इसकी मंजूरी लेना जरूरी तो नहीं है। मैं वही अर्ज कर रहा हूं, जितना दायरा कार होगा हुसैन असगर उसी दायरा कार में रहेंगे। हाँ। और परफेक्टली काम करेंगे। और मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वो किसी के दबाव में नहीं आएंगे। सही है। और किसी प्रेशर को कबूल नहीं करेंगे। ना हुकूमत दबाव डाल सकती है, ना अपोजिशन दबाव डाल सकती है। जहां तक मैं उन्हें जाती तौर पर जानता हूं, बिल्कुल सही। मेरे दिल में उनका बड़ा एहतराम है, शख्सी तौर पर भी। आपने तो और ब्यूरोक्रेसी में बहुत कम लोग ऐसे होंगे। आपने तो उनका सारा उनके आला कैरेक्टर का सारा पोस्टमार्टम करके सामने रख दिया, इतना आपने करवा दिया। मैं जरा एक कमेंट ले लूं रोमीना साहबा से, फिर ब्रेक पे जाऊंगा। रोमीना साहब, आप लगारी साहब भी कह रहे हैं कि जी बहुत जबरदस्त चॉइस है, और बाबू डोगर भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा इंतखाब है। अगर इंतखाब इतना अच्छा है तो फिर नताइज भी बहुत अच्छे होंगे, तो तैयार है आप नताइज का सामना करने के लिए? देखिए, बात यह है कि कोई भी नताइज से नहीं डरा। डेफिनेटली जो अगर कोई गलत होगा, जो भी कानून के खिलाफ किया है, या अगर कोई चीज प्रूफ होती है किसी पे भी, तो डेफिनेट ये कि उसको सजा तो मिलनी है। और मैं समझती हूँ कि अगर कोई ईमानदार ऐसा इंसान आता है जो किसी का प्रेशर नहीं लेता और जो हक सच की बात करता है, तो ये तो सबके लिए ही खुशाइन है। यानी ऑपोजिशन का जो पहले एतराज था कि वजीर आजम के नीचे नहीं होना चाहिए कमीशन, अब वो एतराज खत्म हो गया। नहीं, बात ये नहीं है कि वजीर आजम के अंडर और कोई भी कमीशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जो ऑपोजिशन का एतराज है, मैंने उनकी जाती शख्सियत की बात की है। जो आपने ईमानदार ऑफिसर की बात की है, मैं वो बात करी। और दूसरी बात, जहां तक वजीर आजम की बात है, तो वजीर आजम जो इस वक्त के हैं पाकिस्तान के, जो सो कॉल्ड वजीर आजम है, वो एक वजीर आजम कम और एक आमिर ज्यादा है। उनकी जो हरकतों सकनात हैं, उनका जो वे ऑफ डीलिंग टू द हाउस है, या पार्लियामेंट की तरफ जो उनका बिहेवियर है, दैट इज नॉट कोई एक जमहूरियत पसंद इंसान ऐसा नहीं हो सकता जो जिस तरह से वो हाउस को रन कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने जो जाती शख्सियत है उनका जो है उनके बारे में लहदा बात की। और कमीशन की जो बात है, वो आई एम स्टेइंग विद द पार्टी लाइंस एंड अलॉन्ग विद जो हमारा है उसके ऊपर मेरा स्टांस कायम है। बिल्कुल ठीक। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापसी पे जरा बाबर डोगर पास जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ अवामी जलसों को मुरतब कर रहे हैं और शायद इनका आगाज़ 21 जून के बाद किया जाएगा। और जरदारी साहब के हवाले से जो फैसला आया है अदालत का, उनकी ज़मानत मुस्तरद होने के हवाले से 7 सफ़ात पर मुश्तमिल, उस पर भी बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान साहब से, इसके अलावा मरियम नवाज साहिबा से, और शहबाज शरीफ साहब की भी मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान साहब से। तो जो ईद उल फितर के बाद अपोजिशन के इत्तेहाद ने हुकूमत के खिलाफ किसी हिकमत अमली को मुरतब करना था, उस सिलसिले में पेशरफ्त हो रही है। बाबर डोगर साहब, 21 जून को बिलावल भुट्टो साहब नवाबशाह में मैदान लगाएंगे, 23 जून को रहीम यार खान में जलसा करेंगे, 29 जून को बिलावल भुट्टो साहब जो है वो गुजर खान में अवामी मैदान लगाएंगे। इसी तरह से अवामी राब्ता मुहिम जो है वो घोटकी में, जनूबी पंजाब में, वस्ती पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में भी शुरू की जा रही है। जरदारी साहब गिरफ्तार, फरियाल बीबी गिरफ्तार, बिलावल साहब का मोराल बढ़ रहा है या मोराल डाउन हो रहा है? बाबर डोगर, देखें, पंजाब में आपने 2 पॉइंट्स के जहाँ पर वो जलसा करेंगे। रहीम यार खान में मखदूम अहमद महमूद की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से इनके 2 MNA सेलेक्ट हुए हुए हैं। इसके अलावा गुजर खान से इनके फॉर्मर राजा साहब हैं जो उनके MNA इलेक्ट हैं, और वहाँ से वो करेंगे। तो यही 2 पॉइंट बनते हैं जहाँ पर वो मेरा ख्याल है कि जलसा कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी पंजाब में तो बाकी डिस्ट्रिक्ट में पीपल पार्टी की कोई इतनी ख़ास रिप्रेजेंटेशन नहीं है जहाँ से वो जलसा कर सकें। तो बाकी जलसे जो हैं इसीलिए ज़्यादातर सिंध में रखे गए हैं। जहां आपने कहा कि मोराल बुलंद है या डाउन है, मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज के साथ जो उनकी मीटिंग हुई उसमें जो इशू डिस्कस किए गए उसमें मोस्टली यही था कि हुकूमत पर प्रेशर बढ़ाया जाए। किस चीज़ का प्रेशर बढ़ाया जाए? क्या गवर्नमेंट गिरानी है
तो ये इशू भी डिस्कस किया गया और दोनों लीडर्स इस इशू पर मुत्तफिक थे कि गवर्नमेंट को नहीं गिराना चाहिए या इस टाइम पर गवर्नमेंट को नहीं गिराया जाना चाहिए। अब गवर्नमेंट के जो मसले हैं उनके अपने हैं, उनके अलाइज के साथ जो मसले हैं वो अलहदा हैं, लेकिन अपोजिशन इस मौके पर गवर्नमेंट को गिराने पर कतन गिराने के मूड में नहीं है। इस वक्त इस चीज़ का खासी डिटेल से उन्होंने डिस्कशन की जो मेरी इतलात हैं, और उसमें दोनों का कंसेंसस था कि गवर्नमेंट जो है बजट पर अगर गिराते हैं तो उसका बैकअप प्लान क्या होगा, क्या ये मिलकर खुद गवर्नमेंट बनाएंगे या इलेक्शन की तरफ जाएंगे। और दोनों का ख्याल था कि फिलहाल ये मौका ऐसा नहीं है, ना इलेक्शन लड़ने का मौका है, ना ये एक ऐसा मौका है कि वो इस पर गवर्नमेंट बनाए और इतनी बड़ी अपोजिशन जो पीटीआई की सूरत में उसको फेस कर सकें। तो ये तो पार्टीज फिलहाल तो ये चाहती हैं कि ये सिलसिला इसी तरह से चलता जाए, जो इकनॉमिक इशू है वो मज़ीद ख़राब होता जाएगा और गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी ख़राब होती जाएगी। हाँ, जो प्रेशर बढ़ाना है, मरियम का जो प्रेशर बढ़ाने का इशू है वो सिर्फ ये चाहती हैं कि प्रेशर बढ़ा के किसी तरह से नवाज शरीफ जो हैं उनको जेल से निकाला जाए। मेरी खुद PMLN के बेतहाशा लीडर से बात हुई है, उन्होंने मुझे बताया कि ये नहीं हो सकता कि मियाँ साहब जेल में भी हों और हम चुप भी रहें, या तो हमें उसका कोई रिलीफ दिया जाए। रिलीफ इस सूरत में है कि मियाँ साहब को लंदन भिजवा दिया जाए इलाज के लिए, अदरवाइज फिर मरियम का ट्विटर भी चलेगा और मरियम शोर भी मचाएंगी। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुई है 8 महीने की खामोशी के बाद, इसका वाहिद मकसद सिर्फ ये है कि मियाँ साहब को छुड़ाना, गवर्नमेंट गिराना मकसद नहीं है। गवर्नमेंट को प्रेशर में लाकर रिलीफ लेना है, और मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब का भी ऑब्जेक्टिव फिलहाल यही है कि किसी तरह से प्रेशर डाला जाए और जरदारी साहब के लिए रिलीफ निकाला जाए। अगर दूसरी तरफ देख ले कि बिलावल साहब, शहबाज शरीफ साहब PMLN के सदर हैं, इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, नेशनल असम्बली का इजलास में भी वो बैठे हुए हैं, लेकिन बिलावल साहब उनसे बात नहीं कर रहे। बिलावल साहब मरियम से बात कर रहे हैं, जो मरियम जो है वो जो डेस्परेट हैं अपने वालिद को छुड़वाने के लिए। तो एजेंडा यही है, दोनों अपने अपने वालिदैन को छुड़वाना चाह रहे हैं, दोनों इसी के लिए बैठे हैं और गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको एक चीज़ भी बता दूं कि PMLN के अंदर भी इस सिलसिले में खासी जो है ओपिनियन जो है वो डिफर कर रही हैं। शहबाज शरीफ साहब असम्बली के अंदर प्रोटेस्ट करने के लिए तो हक में हैं, लेकिन असम्बली से बाहर प्रोटेस्ट करने के हक में नहीं है। अगर आप इस मीटिंग में देखें तो PMLN की B कैटेगरी की लीडरशिप थी, जो बड़े लीडरशिप है जो A कैटेगरी की है। शहजादा खान अब्बासी नहीं थे, ख्वाजा आसिफ नहीं थे, उसमें नारोवाल से उनके जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं वो नहीं थे, तो मेन लीडरशिप वहाँ पर एहसन इकबाल नहीं थे, तो मेन लीडरशिप नहीं थी। तो वही लोग थे जो मरियम के करीबी हल्के के लोग हैं, और वही नैरेटिव जो नवाज शरीफ का है वही अपनाएंगे, और सिर्फ नवाज शरीफ को छुड़ाना है। बिल्कुल ठीक है। ग़ारी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब के ज़ेर सदारत इजलास में फैसला हुआ है कि जरदारी साहब समेत किसी का भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया जाएगा, किसी भी रुकन कौमी असम्बली का। प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि जी ये चूंकि चोर हैं, मुजरिम हैं, और मुजरिमों के साथ मुजरिमों वाला सलूक होना चाहिए। मुजरिमों में को दुनिया में किसी भी पार्लियामेंट में यह हक नहीं दिया जाता कि वो पार्लियामेंट में आए और हुकूमत के खिलाफ या वज़ीर आज़म के खिलाफ तकरीर करे। खालिद मकसी साहब जो कि हुकूमत की इत्तेहादी जमात के रुकन, वो उस इजलास में मौजूद थे। खालिद मकसी साहब ने वज़ीर आज़म से सवाल किया कि वज़ीर आज़म साहब क्या आपके इत्तेहादी आपके साथ रहेंगे, ये सवाल था। उस पर उन्होंने जवाब दिया प्राइम मिनिस्टर ने कि मैं अकेला आया था और ये सब भी चले जाए मैं अकेला खड़ा रहूंगा, लेकिन मैंने इनको छोड़ना नहीं है। ये वज़ीर आज़म लाउबालीपन का, जज्बातीपन का और इरेशनल किस्म के रवैये का इजहार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म जो कुछ कह रहे हैं उन्हें पता नहीं है कि दुनिया में क्या होता है, उन्हें बिल्कुल मालूम नहीं है। उन बेचारे को कुछ तारीख़ ही नहीं पढ़ाता है, बताता ही नहीं है कि बड़े सगीर में किस तरह होता रहा है, लोगों पर किस तरह के संगीन मुकदमात थे, और वो वहाँ पर इम्पीरियल काउंसिल में भी बैठते रहे थे और असम्बलियों में भी बैठते रहे हैं। और अब भी कहाँ होता है, इंडिया में होता है, बांग्लादेश में होता है और श्रीलंका में होता है, लोगों पर मुख्तलिफ़ किस्म के, और दीगर ममालिक में भी होता है, लोगों पर मुकदमात भी होते हैं और लोग पार्लियामेंट में भी रहते हैं और अपने ऐवानों में भी रहते हैं। वज़ीर आज़म को पता नहीं है, चूँकि वो तारीख़ के इल्म से बल्कि जोग्राफ़ी के इल्म से भी नाबालिग हैं और बिल्कुल इस मामले में उन्हें किसी चीज़ का इल्म नहीं है। बेचारे सियासी आदमी अब तक नहीं हो सके, 22 साल से सियासी अमल में है, मगर उनको न सियासत आई और न सियासी अमल आया। उनके अंदर एक जज्बाती नौजवान, अच्छा खिलंदड़ा,
खिलाड़ी 28 साल वाला नौजवान अब तक उनके अंदर बैठा हुआ है और उसी उसी तमतराक से वो बैठे हुए हैं। वो लॉजिकल नहीं है और ना लॉजिक के तौर पर सोचते हैं। ऐसा पाकिस्तान के सिस्टम में कहाँ ऐसा हुआ है कि आपने लोगों को कभी कोई सज़ाएँ दी हों या लोगों को उनके सही तौर पर आपने इन्वेस्टिगेट किया हो और किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर प्रूव किया हो। अल्टीमेटली जाकर लोग जो हैं वो मासूम करार दिए जाते रहे हैं और जिस तरह से इन्हें पकड़ा जाता रहा है माजी में भी और आज में भी, आप मान लेंगे किसी भी सूरत में आप ये मानने को तैयार हैं कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना गद्दार थीं? आप मान लेंगे कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो थी वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहती थी, मगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी इस्टेब्लिशमेंट की कठपुतलियाँ ये कहती रही हैं कि फातिमा जिन्ना जो हैं वो गफ़ार खान के साथ मिलकर पाकिस्तान को तोड़ना चाह रही हैं। ये सारा कुछ मीडिया में छपता रहा है, इश्तिहारात की सूरत में भी छपता रहा है, बयानात की सूरत में भी आता रहा है। और जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने के लिए करारदाद लाहौर पेश की थी उन पर ट्रायल होता रहा है, गद्दारी का भी और बदनुमानी का भी और करप्शन का भी। इस मुल्क की बहुत बुरी मिसालें हैं, हम उन मिसालों को बार बार दोहरा कर और हम इस रियासत को चलाने वालों को बहुत ज़्यादा शर्मिंदा नहीं कर सकते। हम खुद शर्मिंदा होते हैं और हमें अफसोस होता है कि चीज़ें ठीक नहीं हैं। वज़ीर आज़म सियासत से, सियासी मामलात से, सियासी अमूर से, सियासी मामला फहमी से, सियासी टॉलरेंस से, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ से नाआशना है, उन्हें पता नहीं है। और वो ये कह रहे हैं कि मैं अकेला था, अकेला क्या जमहूरियत में अकेला ही अकेला रह जाता है? जमहूरियत में ये नहीं होता है कि आपको सबको साथ लेकर चलना होता है, ये नहीं होता है कि आप वो ये सवाल तो उनके अपने दोस्तों ने किया था, लेकिन उनको पता नहीं है कि बहुत से लोग इस वजह से बैठे उनकी पार्टी के। लगारी साहब आप फरमा रहे हैं कि जमहूरियत में सबको साथ लेकर चलना होता है। मैं आता हूं डॉक्टर साहब, आता हूं एक चीज मैं ज़िमनी सवाल मैं ज़िमनी सवाल जरा करूं लगारी साहब से, फिर आप जरूर बात कीजिएगा। लगारी साहब आप कह रहे हैं कि सबको साथ लेकर चलना होता है, लेकिन इमरान खान कह रहे हैं कि भाई मैं तो इनके खिलाफ 23 साल की जिद्दोजहद करके और इनके निकालने के लिए आया हूं। आज मैं इख्तिदार में जिनको निकालने के लिए आया हूं उनको साथ बिठा लूं। नहीं, कोई किसी जिद्दोजहद के नतीजे में नहीं है, ये बस आसमान से कोई वो हुआ है और ये आए हैं, बस जिस तरह से भी आए हैं, लाए गए हैं, जिस तरह पहुँचे, किसी जिद्दोजहद के नतीजे में नहीं पहुँचे हैं। ये सारा कुछ जो कुछ होता रहा है, जिस तरह से अरेंज होता रहा है, जिस तरह से मैनिपुलेशन होती रही है, जिस तरह से इंजीनियरिंग होती रही है, जो कुछ जिस तरह से इनके लिए सारे का सारा दूध, दही, शक्कर और शहद सब कुछ मिलाकर इनके सामने लाकर रखा गया है, ये सारी चीज़ें छोड़ें, ये तारीख बताएगी, वक्त बताएगा कि किस तरह से इनको लाया गया था। इनके पास एक मौका था, ये बहुत अच्छा कर सकते थे, इनके बारे में तासुर मौजूद था, इनके बारे में ये तासुर मौजूद था कि ये क्लीन हैं, इनके बारे में ये तासुर मौजूद था कि ये बाउसूल हैं। इन सब चीज़ें तोड़ दी हैं ना इन्होंने, कोई चीज़ नहीं रखी है। अपने तमाम जो इनके बारे में इमेजेस थे सबको इन्होंने अपने हाथों से तोड़ फोड़ दिया है, किसी चीज़ को बाकी नहीं रखा है। अच्छा, और सिर्फ एक चीज़ रह गई कि मुंतकिम मिजाज जिद्दी नौजवान बैठे हैं। अच्छा, एक जो जाती जो परसेप्शन थी लगारी साहब प्राइम मिनिस्टर की, एक तो है ना कि पार्टी की परसेप्शन है, उनके साथ दाएं में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी बड़ी नोटोरियस रेपुटेशन है, लेकिन जो जाती इमरान खान की जो जाती एक शनाख्त थी कि ये ईमानदार आदमी है, पैसा नहीं खाएगा, नहीं खाता, करप्शन नहीं करता, आप समझते हैं ये जाती जो परसेप्शन थी वो भी खराब हुई है या वो जाती अभी ठीक है? मेरा ख्याल है कि बहुत से सवालात पहले मौजूद थे। देखें, बनी गाला का जो बना हुआ है आपने देखा है, हमने भी देखा है, दूर से सही मगर हमने भी देखा है। हमने उनके ऊपर बनने वाली फिल्म भी देखी है कि किस तरह का है और उसके पूरे के पूरे माहौल को भी देखा हुआ है और हम उनके ज़राए आमदनी से भी वाकिफ़ हैं। क्या ये बताएंगे, कहेंगे कि चंदे की रकम से या क्रिकेट की रकम से ये सब कुछ लाया गया या ख़ानदानी तौर पर उनके पास इतना कुछ मौजूद था? लाहौर में जो उनका घर है वो भी हमारा देखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो हमने नहीं देखा है। बहुत सी चीज़ें जिनके बारे में बहुत से सवालात हो सकते हैं, बिल्कुल बहुत से सवालात हो सकते हैं। हम ये सवालात उठाने की बात नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अपोजिशन ये सवालात उठाए या ना उठाए, उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन खुद बहुत सी चीज़ों में जो सवाल सर ठीक है उनको उठाना भी चाहिए, उठाने में हर्ज नहीं। रुमीना साहिबा ये बताएगा कि ख्वाजा बरादरान, ख्वाजा साद रफीक साहब, सलमान रफीक साहब, दोनों की जो दरख्वास्त है जमानत की वो लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है। हालांकि वो पहले भी जुडिशल रिमांड पर है, लेकिन वो जमानत चाहते थे, वो दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। अब ये बड़ा अहम फैसला है, इनके पास ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट में जाने का, और शहबाज शरीफ साहब जो पहले जमानत पर हैं या और बहुत सारे लोग जैसे अलीम खान को भी जमानत पर हैं, इस फैसले की रूह से तो अब ये बाकी सबके लिए भी मसाइल पैदा होंगे। हेलो जी रुमीना साहिबा। जी,
देखिए, जहाँ तक बात है ख्वाजा साद रफीक साहब की, आपने बात की कि जो हुआ, तो मेरे ख्याल में अदालतों का जो सिस्टम है, हम तो जुडिशरी के ही सिस्टम में पहले भी उसी सिस्टम के तहत चलते आए और अब भी उसी में चलेंगे। डेफिनेटली मेरे ख्याल में अपील करने का हक तो हर किसी को है कि वो आगे सिलसिले को जो है वो लेकर चलेंगे। लेकिन जहाँ तक इस वक्त इमरान खान साहब की या वजीर आजम की बात हो कि मैं बड़ी पहले जो बात ऑनर पैनलिस्ट ने भी फरमाया, आप देखिए कि एक वजीर आजम का ये राइट नहीं है, उसका ये प्रोगेटिव नहीं है कि वो ये कहे कि किसी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी होंगे या नहीं होंगे, कोई चोर है या नहीं है। आपका काम इस वक्त एक हुकूमत चलाना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वजीर आजम जो है उसके दिमाग में इस टाइम एक सिर्फ और सिर्फ एक डिक्टेटरशिप सोच बैठ गई है कि आई एम एवरीथिंग। वो दूसरों को गॉड फादर शायद कहते थे, लेकिन मुझे लगता है उनको लगता है कि ही इज द फादर ऑफ ऑल, ही कैन डू एवरीथिंग, विच इज रॉन्ग। उनको चाहिए कि खुदारा अदारों की बात अगर करते हैं तो फिर पार्लियामेंट की इज्जत करना भी सीखें। देखिए, इस टाइम चाहे ख्वाजा साद रफीक हो, ख्वाजा सलमान हो, जरदारी साहब हो, या जो दावड़ हैं उससे आए जो भी हैं, मोहसिन दावड़ साहब वगैरह जो हैं, देखिए उनका राइट है प्रोडक्शन ऑर्डर, क्योंकि वो मुंह उठा के ऐसे नहीं आ गए, वो पूरे एक इलेक्शन एक कॉन्टेक्स्ट। आप कह रहे हैं लॉ में मौजूद है, स्पीकर के पास, स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द असेंबली है। आप उसके बावजूद ये देखिए कि पार्लियामेंट को जिस तरह से, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को जिस तरह से तबाह कर रहे हैं ये हुकूमत, आई डोंट नो व्हिच डायरेक्शन दे वांट टू गो। मैं जरा एक कमेंट ले लूं, मुझे क्लोजिंग का कादर है, मैं जरा बाबर डोगर साहब से लास्ट कमेंट ले लूं। जी डोगर साहब, कुछ फरमाना चाह रहे थे आप? सर मुझे एक बात बताएं कि पंजाब क्या एक आइलैंड है? क्या पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं है, या इमरान खान साहब की पंजाब में रिट नहीं है? वहाँ पर परवेज इलाही साहब जो हैं उन्होंने 1 घंटे के अंदर हमजा शहबाज, जिनकी बेल एप्लीकेशन हाई कोर्ट ने रिजेक्ट की, उनके एक प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। उन्होंने ख्वाजा सुल्तान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं, उन्होंने सप्तान खान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। कल जब हमजा शहबाज तकरीर करने लगे थे तो चौधरी प्रेलाई ने हाउस में ये क्लियर कर दिया कि जो बंदा भी हुकूमती अरकान से बोलेगा या अपोजिशन से बोलेगा, तकरीर को इंटरप्ट करेगा, उसको उठा के मैं बाहर फेंक दूंगा। रूल में आप उन्होंने पढ़ के सुना दिए थे, और हमजा शहबाज ने खान साहब को अच्छी तरह से लताड़ा उस तकरीर में। तो ये कैसी एक अनोमली है कि फेडरल गवर्नमेंट में नेशनल असेंबली में रूल डिफरेंट हैं, पंजाब असेंबली में डिफरेंट हैं। पंजाब असेंबली में भी नैब के मुल्जमान हैं, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो रहे हैं और नेशनल असेंबली में नहीं हो रहे। या तो चौधरी साहब उनसे मुनरफ है, या उनकी पंजाब में रिट नहीं है। एक जुमला मुझे नहीं समझ आ रही कि ये अनोमली क्यों है दोनों में। जी सर गारी साहब। जी, मैं अर्ज कर रहा हूं कि वजीर आजम का ये इतराज़ नहीं है कि करप्ट है या नहीं है। किस तरह वो कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि हम प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें, फिर वो आकर वजीर आजम पर और उनके रुफ़का पर तनकीद करें, यानी हम प्रोडक्शन ऑर्डर करें और वो आकर हम पर तनकीद करें, ये कैसे हो सकता है? यानी वजीर आजम का ये मनसब, क्या आजम इस तरह बात करते हैं? ये लैंग्वेज होती है वजीर आजम की, ये तरीक़ाकार होता है वजीर आजम का कि वजीर आजम ये कहें कि लोगों के प्रोडक्शन ऑर्डर हम इसलिए जारी नहीं करेंगे कि वो हम पर तनकीद करेंगे। नहीं, आपके लिए तालियां बजाएंगे, आपके लिए जो है वो बैठकर शादियाने बजाएंगे और वहां से बैंड बाजा लेकर आएंगे। बड़ा आम नुक्ता आपने वो बैंड बाजा लेकर आएंगे और वजीर आम नुक्ता उठाया। जमहूरियत के अंदर पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर ऑपोजिशन को हक हासिल होता है कि वो हुकूमत हो, लीडर ऑफ द हाउस हो, वजीर आजम हो, उस पर तनकीद करे, खुल के तनकीद करे और जितनी चाहे तनकीद करे, कवायद और ज़वाबित पे रहते हुए। आप कैसे किसी की जुबानबंदी कर सकते हैं पार्लियामेंट के ऊपर? अगर वो अदब आदाब और पार्लियामेंट के तकाजों के मुताबिक तनकीद करना चाहता है तो कैसे रोका जा सकता है? आपसे मुलाकात होगी कल। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।